जब पहला दिन कंपनी पढ़ाए थे तो उसमें एक बात बताए थे कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड हैव सेपरेट एंटिटी। कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और हैव अ सेपरेट एंटिटी। क्या मतलब था इसमें? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या था कि जैसे एक नेचुरल पर्सन से सू हो सकता है, एसेट्स खरीद सकता है और लाइबिलिटी क्रिएट कर सकता है, वैसे ये भी कर सकता है आर्टिफिशियल पर्सन। और सेपरेट एंटिटी का मतलब था कि उसका जो ओनर है, जो कंपनी का वैसे तो एक ओनर होता नहीं है, ठीक है। अगर ओपीसी है तो ही एक होगा, बाकी सारा केस में तो शेयर होल्डर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। दो दो से अधिक, प्राइवेट कंपनी तो दो, पब्लिक कंपनी तो सात या उससे ज्यादा भी होता है, ठीक है। हम्म। शेयर होल्डर होता है और जो कंपनी होता है दोनों अलग अलग पर्सन, कंपनी का अपने एक अलग पहचान है। ये इस दो पॉइंट का मतलब था, ठीक है। आज जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कॉर्पोरेट बिल। कॉर्पोरेट बिल होता क्या है? जियो किसका है? तो कैसा होता है? पतंजलि किसका है? वोट किसका है? ये सब जितना भी कंपनी है, ये सब क्या है? कंपनी है। और ये सब इसके प्रमोटर या फाउंडर मान लो। ये सारे कंपनी के पीछे एक पर्दा है और इस पर्दे के पीछे ये लोग ओनर है, और सिर्फ यही नहीं और भी बहुत लोग ओनर है। इन कौन कौन ओनर है, क्या है, ये तो वो फेस है जिसको हम लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लोग होगा और भी बहुत लोग इन्वेस्टर इन्वेस्टर होगा। लेकिन ये वो फेस है जिस जो नोन है हम लोग के लिए। तो ये जो एक पतला सा पर्दा है ना, दोनों को अलग करने के लिए कि एक मालिक है और एक कंपनी है, ठीक है, एक शेयर होल्डर और कंपनी। इस पर्दा को लॉ के भाषा में कहा जाता है कॉर्पोरेट बिल। क्या कहा जाता है? कॉर्पोरेट बिल। ये पर्दा होने से क्या होता है कि जितना भी कंपनी का फॉल्ट होगा, जितना भी कंपनी का फॉल्ट होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कंपनी ही। और जो फॉल्ट ओनर का होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी के मिस्टेक के लिए
प्रमोटर को सजा मिले या प्रमोटर की गलती से कंपनी को सजा मिले। पता है तो सजा मतलब क्या है कि कोई लीगल एक्शन लिया जाए। वो कंपनी ने जो फ्रॉड बोला वो एग्री हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि कब कोई लीगल एक्शन लिया जाए। बात सुना था? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैगी का प्रोडक्शन डिफेक्ट हो गया तो क्या सीधे जो उसका शेयर होल्डर लोग होगा उसको उठा के जेल में डाल दोगे? उसमें तो उसका कोई गलती हो भी सकता नहीं हो सकता, तो जान से खराब करवाया होगा, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा ना। वहां पे तो गलती जिसका होगा प्रोडक्शन मैनेजर का या जो वर्कर होगा उन लोगों का गलती होगा ना, उन लोगों को सजा मिलेगा। कंपनी पे ताला बंद हो सकता है, शेयर होल्डर का थोड़ी ताला बंद होगा। बात सुन रहे हैं तो बॉर्नविटा पीने से मान लो किसी बच्चा का डेथ हो गया, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट खराब था, तो क्या सीधे उठा के शेयर होल्डर को जेल में डाल दोगे? इतना सारा शेयर होल्डर है, होगा ना बहुत सारा, सबको उठा के जेल में डाल दोगे? अगर मान लो हम एमआरएफ का टायर लगवाए बाइक पे, लगाते हैं ना टायर, और वो टायर थोड़ा दूर चला, ठीक है, 2 मिनट बाइक चलो उसके बाद वो टायर फट गया, उसके चलते मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट भी हो गया, तो क्या सीधे शेयर होल्डर को जेल में भेज दे? इस सारे केसेस में इतना समझ में आ रहा है कि हाँ, प्रोडक्ट के चलते दिक्कत हो रहा है, उस कंपनी के चलते दिक्कत हो रहा है, कंपनी के ऊपर केस होगा, किसके ऊपर केस होगा? जो भी एक्शन लिया जाएगा किसके अगेंस्ट में लिया जाएगा? हाँ या ना? कोई दिक्कत? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कॉर्पोरेट विल है कि ओनर अलग है और कंपनी अलग, केवल और केवल देयर इज 7 cases where corporate will lift, केवल और केवल 7 ऐसा केसेस है जब ये कॉर्पोरेट बिल हट जाएगा। इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। क्या कहते हैं? एक कॉर्पोरेट बिल कर क्या रहा था? एक कॉर्पोरेट बिल कर क्या रहा था? अगर इजी भाषा में बोले, प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर, प्रमोटर, इन लोगों को बचा रहा था, है ना? जब तक कि कॉर्पोरेट बिल था। लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? हट जाना। जब ये हटेगा तो ओनर प्रोटेक्ट नहीं होंगे, यानी कि अब जो कंपनी का मिस्टेक होगा, कंपनी का मिस्टेक के लिए लाइबल कौन होगा? तो मैं एक और शेयर होल्डर और एक और बता कौन होगा? शेयर होल्डर। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब बात यह है कि वो केसेस क्या क्या है।
शिवम का क्वेश्चन ये है कि वह कंपनी में एक तो शेयर होल्डर होता नहीं, जैसा कि आप ये भी थोड़ा देर पहले बताया था, तो किसको सजा दिया जाएगा? जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर हो और जो पार्टिसिपेट करता हो बिजनेस में। अब एक बात बताते हैं, हम अभी तुमको बोले कि 7 केसेस है, कितना केसेस है? 7। इस 7 केसेस में से मान लो कोई भी एक केस, अभी वो केस क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी एक केस अडानी ग्रुप में हुआ, किसमें हुआ? ठीक है, अडानी ग्रुप में। अब अडानी का दो शेयर होल्डर, एक गौतम अडानी और एक मिस्टर एक्स, दो आदमी है। गौतम अडानी के पास कंपनी का 60% शेयर है, इसके पास कंपनी का 5 शेयर, जिसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें 0.002% होता है कि नहीं? तो एक बात बताओ, कोई एक केस हुआ अडानी ग्रुप में, कोई भी एक प्रॉब्लम, तो 7 प्रॉब्लम लेते हैं, तो कॉर्पोरेट बिल हटेगा, तो शेयर होल्डर लोग दिखेगा। तो सबसे पहले किस शेयर होल्डर को पकड़ा जाएगा? उसका रीजन क्या है? 60% गौतम अडानी क्यों पकड़ाया जा रहा है? 60% शेयर भी है, 60% शेयर भी है, और साथ ही साथ कि हम और तुम तो भैया डेली जा नहीं रहे हैं। ये मिस्टर एक्स के पास, जिसके पास 5 शेयर, ये तो जा नहीं रहा है डेली। जा कौन रहा है? बिजनेस में इंटरफेयर कौन किया है? गौतम अडानी। सब कुछ कौन है? अब बात ये है कि वो 7 केसेस क्या क्या है। ये ये पेज में हम लोग खाली पढ़े कि कॉर्पोरेट बिल क्या होता है, और कॉर्पोरेट बिल हट जाएगा तो क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले कि वो 7 केस क्या क्या है, जब कॉर्पोरेट बिल अगर हट जाएगा तो क्या होगा। 7 केसेस को पढ़ने का तरीका होता है रामू PPQ, क्या होता है? PPQ। फर्स्ट नाम तो पहला आर का मतलब है रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर। ओपीसी के लिए 1, प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक कंपनी के लिए 7। मिनिमम आदमी चाहिए मेंबर, और मैक्सिमम कितना चाहिए? 1, 200 और अनलिमिटेड। अभी हम लोग बात करेंगे मिनिमम पे, किससे बात करेंगे? देखो, अगर ओपीसी में एक आदमी है और उसका भी क्या हो जाता है, डेथ, तो वहां पे एक सिस्टम बना के रखा है कि ओपीसी में एक नॉमिनी का कंसेप्ट होता है कि उसके डेथ के बाद वो पूरा कंपनी किसके कंट्रोल में आ जाएगा? उसके नॉमिनी के कंट्रोल में आ जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी में क्या होता है, यहाँ पे भी तो होगा कि जो डेथ कर जाएगा उसके बाद शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर हो जाएगा, ये वो फंड का। लेकिन उससे पहले क्या बोला गया है कि अगर मान लो ये जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है कभी भी इससे कम हुआ, यानी कि मान लो 7 है तो घट के जैसे 5 हो गया, या 6 हो गया, या 4 हो गया, कंपनी को विद इन 6 मंथ के अंदर क्लोज करना पड़ेगा। तो क्या था कि 6 महीना के अंदर कंपनी को बंद कर दो। अगर 6 महीना के अंदर कंपनी बंद नहीं हुआ तो अब ध्यान से सुनना क्या होगा। मान लो एक
1/2025, ठीक है, से लेकर के बिजनेस स्टार्ट हुआ है। और बिजनेस तुम्हारा 31 30 मई 30 मई तक 7 मेंबर था। कितना मेंबर था? और ये पब्लिक कंपनी है। क्या कंपनी है? तो मिनिमम तो 7 चाहिए, 7 ही है यहाँ पे। 30 तारीख को 2 शेयर होल्डर का या 2 मेंबर का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। अब यहां से लेकर के आपके पास कितना महीने का टाइम है? 6 महीना का। तो यहां से यहां तक 6 महीना कितना होता है? एक छः 30/11, 6 महीना होता है ना, 30/11। इस 30/11 तक, इतना दूर तक कंपनी के पास लाइबिलिटी क्रिएट होगा, है ना? पहले बात तो यहां से यहां तक जो लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है, इसके लिए सारे ही शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी है तो कितना? अप टू देयर छः शेयर वैल्यू। जितना उनके पास शेयर है उस हिसाब से वो लोग जिम्मेदार है पूरा की। जब यह डेथ हुआ तो यहां से आपको कोशिश करना है इन 6 महीना में कि लाइबिलिटी धीरे धीरे क्या हो? पे ऑफ हो। क्या हो? कम हो। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपको 30/11/2025 तक कंपनी बंद कर देना चाहिए। आप उसके बाद भी कंपनी को आगे चला रहे हैं। क्लियर? तो उसके बाद भी कंपनी को आप चला रहे हैं। और अब लाइबिलिटी जो है ना बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है। बहुत ज्यादा लाइबिलिटी क्रिएट हो गया है। तो अभी तक कंपनी में क्या सिस्टम था? लिमिटेड लाइबिलिटी। जिसका जितना शेयर होल्डर वो उतना चुकाएगा। तो अब जब कंपनी का लाइबिलिटी बढ़ गया है, ठीक है, और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल हो गया, कॉर्पोरेट बिल हट गया क्योंकि आप 6 महीने से ज्यादा कंपनी चला ली है। तो ये सारा लाइबिलिटी का जिम्मेदारी किसके ऊपर पड़ेगा? उस शेयर होल्डर पे जो अपने जिद से कंपनी को 6 महीना के बाद भी क्या कर रहा था? रन कर रहा था। बात सुना है? तो जैसे अगर मान लो तुम चारों रन कर रहे थे, उसमें से सुमित मेन था, यार कुछ नहीं हुआ, चलो करते हैं ना, फिर देखा जाए, ये वो जो ये काम कर रहा है, बस है। तो ऐसा केस में कौन होगा? इसके पास ही अच्छा खासा शेयर भी होगा, तभी इसका मर्जी चल रहा है, और यही इन्वॉल्व है। और सारा लाइबिलिटी कौन भरेगा? लेबर ज्यादा शेयर होगा जो और जो कंपनी रन कर रहा था। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड। तो मान लो अगर इसके पहले अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्रिएट हुआ रहता, तो कंपनी समझता, कौन समझता? शेयर होल्डर लोग बस अपना अपना हिस्सा देके पीछे हो जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्रिएट होगा तो कौन समझेगा? जो बचा हुआ शेयर होल्डर लोग ना, उन लोग को अपनी जेब से देना। कोई दिक्कत है? तक पहला पॉइंट है रिडक्शन। दूसरा, ए शेयर एक टाइम में कोई दो नया पार्टनर लग गया तो क्या चीज? पार्टनर कहाँ से आएगा? मेंबर आएगा। मेंबर हाँ, तो मेंबर आएगा तब एक बात बहुत ध्यान से सुनो कि जब कंपनी बनता है ना, तो एक डॉक्यूमेंट बनता है एमओए। क्या बनता है? तो उसमें नाम तो उन सातों का दिया गया है, तो सारा प्रोसीजर तो करना पड़ेगा, फिर से एमओए चेंज करना पड़ेगा। बस में तो। और एमओए चेंज करने के लिए वोटिंग चाहिए, वोट चाहिए। तो जब सारा मेंबर है ये नहीं, तो वोटिंग करने में तो दिक्कत होगा। यूएस में जगह एक्सेल फॉर एग्जाम से नहीं हो सकता है, इंटरनल चेंजेस नहीं हो सकता है। इंटरनल चेंजेस थोड़ी है ये। बात में तो इसका उपाय है कि जो शेयर होल्डर होता है ना, तो उसका 60-70 डेज के अंदर शेयर उसके किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर दो। बात समझ आते हो? लेकिन अगर इनकेस ऐसा नहीं हो रहा है तब के लिए है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, रामू था, आर व एरियर ऑफ टैक्स। कंपनी है, वोट, और फाउंडर बोल लो,
हाँ, या फिर जो मैक्सिमम शेयर होल्डर इसके पास है, मान लो। है तो बोर्ड क्या किया, टैक्स नहीं भरा। कौन सा टैक्स नहीं भरा? जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, या फिर मान लो इनकम टैक्स नहीं भरा, या इनकम टैक्स का ऑडिट नहीं करवाया, कुछ भी ऐसा जीएसटी ऑडिट नहीं करवाया, कोई भी काम, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भर रहा है, क्या नहीं भर रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ हरकत कर रहा है, ये गलती कर कौन रहा है? बोट कंपनी। गलती किसका? बोट कंपनी का। बट यहाँ पे सब नहीं देखा जाएगा, सीधे किसको पकड़ा जाएगा? ठीक है, एरियर ऑफ टैक्स। एरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, क्या होता है? याद है हम लोग शेयर कैपिटल चैप्टर में लिखते थे कॉल्स इन एरियर। तो एरियर का मतलब क्या होता है? अगर टैक्स आपका क्या है? आउटस्टैंडिंग। अच्छा, तीसरा नंबर था एम, क्या था? RAM, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। इसमें दो पॉइंट पढ़ना, बुक में एक ही पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट ये है कि भैया बेनामी नाम से एसेट और कंपनी क्रिएट ना हो। सिंपल सा तो बात ये है, बेनामी नाम से कंपनी और एसेट क्रिएट ना हो। पहला। दूसरा बात कि देखो बेनामी नाम से तो क्रिएट करना ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा बात कि जब हम लोग कंपनी रजिस्टर कर रहे थे, कंपनी का एक तरीका होता है रजिस्ट्रेशन करने का, जब कंपनी रजिस्टर कर रहे थे तो नाम था मंजीत मोहन श्रीवास्तव। उस वक्त हम नाम कहीं मंजीत कुमार श्रीवास्तव नहीं बदल दिए। ये होता है मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। बस में तो ये गलती कहाँ पे हो रहा है? कंपनी में हो रहा है। लेकिन मेरे को तो पूछ के हुआ होगा कि मेरे से बिना पूछे हम कहीं पे शेयर भी खरीदेंगे तो नाम तो हमसे पूछेगा ना कि देखिए आपका यही नाम है ना, गलत नाम रहेगा तो उसको चेंज करो। तो इसमें तो गलती तो शेयर होल्डर की ही है। या फिर ऐसा हुआ हम किसी के ऑफिस गए या किसी क्लाइंट से मिलने गए, कहीं पे भी, और हम कहना चाह रहे हैं कि हम आए हैं रिलायबल प्राइवेट लिमिटेड से। कहा से आए हैं? हम री बोल रहे थे तो बोला अच्छा अच्छा आप रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से आए हैं, और हमको इज्जत देना स्टार्ट कर दिया। क्या आइए बैठिए, हम बोल रहे हैं रिलायबल प्राइवेट लिमिटेड, और ये बोलना चाह रहे हैं, सामने वाला सुना नहीं। जैसे हम री बोले अच्छा अच्छा रिलायंस से आए हैं, फिर को इज्जत देना क्या? हमें, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, रहने दो। तो वहां पे हम किसका गुडविल यूज कर रहे हैं? और जबकि हम किस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं? रिलायबल को। तो कंपनी रिप्रेजेंट गलत हो रहा है ये, करेक्ट। लेकिन सजा किसको मिलेगा? क्योंकि हम कंपनी के शेयर होल्डर हैं, या फिर हम वो इंसान है जो ये हरकत कर रहे हैं। बात समझ आते हैं? हालांकि ऐसा होगा नहीं। ठीक है, एक कंपनी है बोट, और एक कंपनी हम कभी BOT है का नहीं। ठीक है, बोटी। हाँ, तो हम ऐसे करके खोल दिए, और ये भी कंपनी गलती से रजिस्टर्ड होगी, हालांकि इतना आसान नहीं होना। अब हम पूरे मार्केट में इस कंपनी का नाम भेजा करके गुडविल यूज कर रहे हैं इसका, तो मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नाम नहीं कर रहे हैं हम, गलत। अच्छा, अभी कंपनी थोड़ी हरकत कर रहा है, कंपनी के आड़ में कौन कर रहा है ये बात? शेयर होल्डर कर रहा है। हाँ या ना, मेंबर कर रहा है। तो किसको सजा होना चाहिए? पता है तो हम बताए थे केवल 7 केस है, जिसमें से 3 केस तुम लोग को दिख गया। क्या क्या है? पहला रिडक्शन इन नेम, दूसरा है एरियर ऑफ टैक्स, तीसरा है डिस्क्रिप्शन। अब चौथा चलो।
The game of services. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस, डॉक्ट्रिन का मतलब पहले क्या होता है समझ लो। इंडिया में कोई इंसान पढ़ लिख के मेडिकल क्या बनता है? डॉक्टर। यूक्रेन में डॉक्टर, यूएसए में पढ़ लिख के मेडिकल डॉक्टर ही बनता है, करेक्ट। इंडिया में सब कोई अकाउंट्स के बारे में अच्छे से जानकारी लेके क्या बनता है? अमेरिका में क्या बनता है? चलो वो भी हो। किसी कंट्री में सीपीए, कहीं पे सीए पे, अलग अलग बनता है। सब तो पढ़ रहा है अकाउंट की ना, तो जैसे यहाँ सबको डॉक्टर कह रहे हैं, यहाँ पे सबको सेम क्यों नहीं कह रहे हैं? यहाँ पे अलग अलग नाम क्यों पढ़ रहा है? ऐसा क्या रीजन? इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि जो चीज का बात यहाँ पे हो रहा है अकाउंट्स का, क्वाइट डिफरेंट। एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अकाउंट्स में कुछ तरीका में अलग हो सकता है। बात समझ तो हो सकता है कि हमारा कंट्री जिस चीज को एक्सपेंस मानता हो वो लोग उसको एसेट्स मानता हो, कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन क्रिएट हो सकता है। बात समझ तो जैसे एक चीज होता है, हम लोग का क्या करता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, तो हो सकता है कि हम लोग उसको फिक्टिशियस लाइबिलिटी मानते हैं, वो लोग उसको एक्सपेंस मानता हो, कोई दिक्कत इससे नहीं। लेकिन ऐसा है क्या कि ऑपरेशन करने का मेथड पूरे दोनों देश में अलग हो? ऐसा है क्या कि जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं उसको लोग हार्ट बोलता है? ऐसा है तो बॉडी पार्ट तो दुनिया में कोई भी उसके लिए सेम। तो जो नियम सब पे एप्लीकेबल होता है वहां पे टर्म यूज होता है डॉक्टर। क्या होता है? डॉक्टर। जैसे अगर आप ज्योग्राफी से पीएचडी कर लोगे तो आप क्या कह लोगे? डॉक्टर। आपके नाम क्या करोगे? पूरा दुनिया का ज्योग्राफी पढ़े और पूरा दुनिया का ज्योग्राफी सेम ही है। जिसको तुम हवा कह रहे हो वो लोग भी उसको हवाई कह रहे हैं, सब कुछ सेम। जब आप अकाउंट्स के बारे में सिर्फ पूरा नॉलेज ले लोगे, सिर्फ अकाउंट्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में पूरा, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। इस वजह से कि जब सेम चीज को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको डॉक्टर या डॉक्टरीन से संबोधित किया जाता है। बात समझ तो अब यहाँ पे क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस, मतलब ये जो टॉपिक है ये सिर्फ हम लोग के लिए नहीं, ये सिर्फ इंडिया का कंपनी लॉ में नहीं, दुनिया का हर कंपनी लॉ में ये टॉपिक है। बस समझा तो। और वो अल्ट्रा वीरस के ही नाम पे एक लैटिन टर्म है, ठीक है। क्या होता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस? बहुत खतरनाक चीज है। हम कंपनी खोले हैं एडटेक। एडटेक मतलब होता है एजुकेशन से रिलेटेड। ऐप बनवाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाला जैसे चलता है अकेडमी। और हम क्या कर रहे हैं कि एजुकेशन का काम करने के लिए कंपनी खोले हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम ऑफलाइन सेंटर भी खोलेंगे, जैसे यही है। और हम रजिस्टर करवाएं कि हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। कल तुम आके देख रहे हो तो हम यहाँ पे बाहर बैठ के, ठीक है, समोसा और जलेबी बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? अच्छा एक बार, समोसा और जलेबी बेचना लीगल की इलीगल? और हम कौन है इस कंपनी का? मान लो कोई होता ओपीसी है, हमें कोई होता मेंबर है, ठीक है। तो हम तो कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। हमारे नजर में तो क्या है कि हम तो लीगली कर रहे हैं ना भाई, जलेबी सिंघाड़ा बेच रहे हैं। लेकिन
आप जब कंपनी ओपन किए थे तो आप बनाए थे एमओए, क्या बनाए थे? और उसमें वहां पे लिखा था ऑब्जेक्टिव, क्या लिखा था? और वहां पे आप लिखे थे एजुकेशनल पर्पज, क्या लिखे थे? और यहाँ कर क्या रहे हो तुम? तो जो बात तुम बोले थे अपने ऑब्जेक्टिव में, तुम उसके विरुद्ध जाके काम कर रहे हो ना, बियॉन्ड जाके काम कर रहे हो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस का मतलब होता है एग्जैक्टली बियॉन्ड द कैपेसिटी। क्या होता है? मतलब अगर आप रूल ऑब्जेक्टिव वायलेट हाँ, जो आप बनाते वक्त बताए थे कि ये रहे, तो फिर आप डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस में जाए। बस समझे तुम? और ऐसा 6 बात उसमें बोला गया है। तो जब हम लोग एमओए पढ़ेंगे तो याद रखना, वो 6 बात में से कोई भी होगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस होगा। जैसे एक और बात बताते हैं, एमओए में हम लोग एक और चीज लिखते हैं, वह एड्रेस। क्या लिखते हैं? एड्रेस। या फिर ऐसा समझ लो कि रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा कहाँ होगा। हम रजिस्टर्ड ऑफिस मान लो बोले हैं रिषणा में और चला रहे हैं कोलकाता में। क्या कर रहे हैं? बोले रिश्ता में चला रहे हैं कोलकाता में। तो गलत काम तो कर नहीं ना रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं, एसबीआई ने भी दूसरा, लेकिन क्या है, मेरे एरिया और हम इन्फॉर्म नहीं किए हैं। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, बियॉन्ड कैपेसिटी। आपका कैपेसिटी है सिर्फ कहाँ पे परफॉर्म करने का, आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हो? अच्छा, रिश्तेदार परफॉर्म करने का मतलब क्या है? कि हम क्या कोई कलकत्ता के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे, कलकत्ता में जाके नहीं पढ़ाएंगे। बात है। तो और अगर कोलकाता में हम खोले तो कोई हमको रोका नहीं है, बट हम इन्फॉर्म करेंगे कि हम एक नया ब्रांच खोल रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। बात समझे आपको? यही सब होता है बियॉन्ड द कैपेसिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस, बियॉन्ड द कैपेसिटी। जो आपके एमओए में नहीं लिखा हुआ है, एओए में नहीं लिखा है, आप वो काम कर रहे हैं। तो क्या क्या हुआ, RAMU, इसमें ये वाला यू था अल्ट्रा वीरस का, ठीक है राम। अब आ गया इंपॉर्टेंट चीज, क्या था? 5 नंबर होगा ना? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। इसका मतलब क्या है? इस पी से पी लिया है। मान लो कि हम है मिस्टर मंजीत मोहन सिरौत, मेरा इनकम आ रहा है 20 लाख रुपए। कितना आ रहा है? हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, मेरा चारों तरफ से कमाई में मेरा के 20 लाख रुपए आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझ लो ना। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस पे कम कमा रहे हैं, सीधा सीधी सेल्फ एम्प्लॉयड से कमा रहे हैं। किससे कमा रहे हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड से, प्रोफेशन से हम कमा रहे हैं। अगर सीधा सीधी हम पैसा दें तो 20 लाख पे हमको टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो 20 लाख पे टैक्स कैसे होता है, पहले समझ लो। पहला 2.5 लाख रुपए पर हमको कुछ नहीं देना पड़ेगा, फिर बचा हुआ नेक्स्ट 2.5 लाख पे हमको देना पड़ेगा 5%, जो कि हो जाता है 12,500। फिर 5 लाख पे हमको देना पड़ेगा 20%, जो कि हो जाता है 1 लाख। क्या हो जाता है? फिर बचा हुआ 10 लाख, कितना हो गया? ढाई ढाई। अब ये तो ऐसा नियम होता है। यहाँ पे हो गया मेरा 30%, यानी कि 3 लाख रुपए। कितना हो गया? फिर कर जाता 3 1 4 नहीं नहीं, 12,500, 4,12,000 हो गया। इतना हमको तो टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि अगर हम कमा रहे 20 लाख तो मेरे हाथ से कितना चला गया? अब हम दिमाग लगाए कि चलो हम क्या करते हैं, एक कंपनी खोल देते हैं। क्या खोल देते हैं? और कंपनी जब खोलेंगे तो उसमें जो 20 लाख का इनकम आएगा ना, तो उसमें हमको सीधा सीधी 30% टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? यानी कि 6 लाख रुपए हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपए हो जाएंगे। कोई दिक्कत? अब बताओ, पहले तो दोनों में से बेस्ट कौन सा है? ये ये कौन सा स्कीम में रहा जाए? पुराना वाला, ठीक है। अब पुराना वाले का डिमेरिट क्या है कि हम एक इंडिविजुअल है, हम अपना बिजनेस को
अगर सोल प्रोप्राइटर में रखेंगे ना तो मेरा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? तो मेरा मजबूरी है कि हमको उसको कंपनी में तब्दील करना पड़ेगा। किस में तब्दील करना पड़ेगा? और एक कंपनी खोले तो सीधा सीधी 6 लाख रुपए भरना पड़ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक खोले, मान लो मंजीत लिमिटेड, मोहन लिमिटेड और श्रीवास्तव लिमिटेड। ठीक है, कंपनी को और बांट दिए पैसा 7 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 3 अलग अलग कंपनी खोले। क्या ऐसा है क्या कि एक इंसान 3 4 कंपनी नहीं खोल सकता? वो 50 कंपनी खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक याद रखना, एक इंसान ओपीसी एक ही खोल सकता है। क्या? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी जितना चाहे उतना खोले, उसको कोई दिक्कत नहीं। ये बांटने के बाद क्या किए कि हम दिखा रहे हैं कि इसमें मंजीत पैसे इन्वेस्ट किया, ठीक है, और मंजीत का पैसा इन्वेस्ट किया और मंजीत का कोई फैमिली मेंबर, दूर का रिलेटिव क्या है, उसको लोन दिया जा रहा है। एक ऐसा लोन जो कभी रीपे होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? वापस आएगा। तो इनकम तो डूब गया सरकार के नजर में। अब मेरा पूरा 7 लाख रुपए क्या हो गया? बच गया। अब मन में ये बात आएगा कि तो भैया आप ये काम तो एक ही कंपनी में भी कर सकते थे ना। देखो यहाँ पे पैसा है 20 लाख रुपए। सरकार सच बात उतना ध्यान नहीं देगी, लेकिन जब आपको 400 500 करोड़ों रुपए का ऐसा करना होगा तो आप एक ही कंपनी के आड़ में करोगे तो सरकार का नजर पड़ेगा। तो आदमी क्या करता है, मल्टीपल कंपनी खोलता है और इसी तरह पैसा इधर उधर घुमाते रहता है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का नजर कम पड़ता है और पैसा ब्लैक से व्हाइट होते रहता है या व्हाइट से ब्लैक करते रहता है पैसा को, अब नजर नहीं पड़ता। क्लियर? अच्छा, ये जो कंपनी खोला गया है, इस कंपनी को खोलने के पीछे इंटेंशन क्या है? अच्छा या बुरा? बुरा इंटेंशन नहीं है, पैसा छुपाएगा। जिस दिन भी सरकार का नजर पड़ेगा, सरकार ही तीनों कंपनी को पकड़ेगा, तीनों कंपनी के चेहरा पे से पर्दा हटाएगा। क्या हटाएगा? कॉर्पोरेट बिल का मतलब पर्दा ही होता है, पर्दा हटाएगा। घूंघट के पीछे कौन मिलेगा? हाँ, भीतर कौन जाएगा जेल में? क्योंकि ये सब काम हम बिजनेस बनाने के लिए नहीं कर रहे, ये सब काम हम अपना प्रॉफिट रेवेन्यू को छुपाने या बचाने के लिए कर रहे हैं। बात समझे आपको? हो गया 5 का। अब 6, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। क्या होता है? एक पिक्चर था गोलमाल, अजय देवगन वाला, सब देखा है? उसमें वो एक फिशिंग कंपनी में काम करता था जहां से गोवा से फिश एक्सपोर्ट किया जाता था। वो लोग क्या करता था, उसमें मछली के बीच में उसका पेट काट के ड्रग्स का पैकेट रख रख के सप्लाई करता था। क्लियर है? वो क्या ये बात कंपनी के ओनर को पता होगा कि नहीं पता होगा? हाँ या नहीं? कंपनी के शेयर होल्डर को। अब कंपनी में तो तुम बोलोगे कि भैया 50,000 शेयर होल्डर है, तो सबको नहीं पता होगा, लेकिन जो बिजनेस में डे टू डे क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, और जिसके पास मोस्ट ऑफ द स्टेक है शेयर में, है ना। अब अगर वो आके कहता भी कि सर हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते थे, मेरे पीठ पीछे सब काम हो रहा था, इसका मतलब क्या आप नेग्लिजेंसी दे रहे थे, आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आपके अंदर से कोई कमी हो रहा था, तभी नहीं हरकत हो रहा था, हाँ या ना? फिर भी इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी का ओनर ही। कौन जिम्मेदार होगा? भले वो इस काम में इन्वॉल्व हो या इन्वॉल्व
हाँ हाँ ये पुनः कहीं गया होता है कैसे? हाँ तो प्रूव हो जाएगा ना, वो तो उस टाइम पे प्रूव हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो सामने तो आएगा ना कि काम एक्चुअली में एग्जीक्यूट किया कौन है ना। बस में तो इसी वजह से कई बार क्या होता है ना कि जब भी कोई बड़ा कंपनी फंसता है तो किसी भी अपना एक एम्प्लॉय या किसी को भी सामने खड़ा होकर के उसको सजा दिलवा देता है और उसके अगेंस्ट में उसको पेमेंट कर देता है। वो भी खुद घर पे पैसा पहुंच गया, ठीक है 6 महीना साल भर जेल में रहने देंगे, ठीक है हालांकि लीगल चीज नहीं, इलीगल है, बट ऐसा होता है कि हमको पता नहीं, हम तो यहाँ पे थे ही नहीं, हम इसमें इन्वॉल्व ही नहीं, यही जो किया है तब किया, बस हो जाए तो। लेकिन अगर आपको पता और उस चीज को आप फिर भी इग्नोर किए हो कि ये छोड़ो ना मेरा क्या जा रहा है, कंपनी के अंदर हो रहा है, बस हो जाए तो कर सकते हैं। क्लियर है बात? एक बार अभी एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, ये प्लेन क्रैश वाला हुआ था ना, जो मॉडल था और जो कंपनी बनाया था उस प्लेन को, ठीक है, उसका एम्प्लॉय लोग, कुछ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय लोग, यूट्यूब पे आ रहा है वो वीडियो, विशल ब्लो किया था। विशल ब्लो का मतलब क्या होता है? सीटी बजाना या पूंगी बजाना। कि उन लोग को ये एहसास हो गया था कि कंपनी इतना हड़बड़ी में एरोप्लेन प्रोडक्शन कर रहा है, क्वालिटी हैम्पर हो रहा है, और लोग 3 से 4 बार ये बात बोला भी, अपने रिपोर्ट में बोला भी, तो रिपोर्ट तो पहुंचा होगा, ठीक है, क्योंकि जहां पहले दिन पढ़ाए थे, पहले या दूसरे दिन तो बताया था कि जो मीटिंग होता है उसमें दादा डिस्कस होता है, एक का मतलब क्या था, एनुअल रिपोर्ट, डीए तो एक ही का मतलब एनुअल रिपोर्ट, तो वहां पर सब बात डिस्कस हो रहा था। ये सब बस सुनने या देखने के बाद भी शेयर होल्डर लोग क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। तो अगर अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि वो जो दिन एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, उसमें गलती ना पायलट का था, ना किसी का था, ना कुछ का था, प्लेन में ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था जो आज नहीं करते ही होने वाला था, तो कंपनी बुरा फंसेगा कि नहीं फंसेगा? और कंपनी बुरा फंसेगा मतलब कंपनी में तो ताला लगेगा, बट ये सब जानते हुए भी कौन इग्नोर कर रहा था? शेयर होल्डर लोग, जिसके पास सबसे बड़ा शेयर होल्डर होगा, हो जाएगा तो। तो कर रहे इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे। फैसला हमारे कंट्री में हमारे यहाँ होता भी क्या है, डिसीजन आते आते तो आदमी बुढ़ा जाता मर जाता। अच्छा, और लास्ट है तुम्हारा 7। 7 नंबर पॉइंट बोलते हैं पीपीसी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना भी कंपनी को देखते हो ना, जैसे भी गार्डन मेंटेन करके रखना है, ठीक है, चाहे बहुत सारा कंपनी में देखोगे कि आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट करवाएगा, बहुत सारा कंपनी बहुत सारे ये सब छोटा मोटा अच्छा अच्छा काम करता है। एक नियम है, एक लिमिट है 500 करोड़ की, कितना वो हम लोग ये जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को अलग से चैप्टर में भी आएगा, तो जब पढ़ेंगे तो पढ़ेगा कि जब आपका कंपनी का वो टर्न ओवर टच करता है ना, रेवेन्यू टच करता है, तो आपको अपने कंपनी का 2% 1% सोसाइटी जिस एरिया में आप रह रहे हो या उस सोसाइटी के डेवलपमेंट में लगाना चाहिए। तुम देखोगे रहेगा रहेगा जैसरी, ठीक है, हमारे यहाँ पीछे जिंदल का भूषण भूषण है, वहां पे ये आई टेस्ट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा कि एक दिन सबका आज चेकअप होगा, ठीक है, ये सब करवाते हैं लोग। जैसा भी कितना सारा कंपनी अपने सारे एम्प्लॉय को कोविड के टाइम में वैक्सीन लगवा रहा था, उसको और उसके फैमिली मेंबर को। तो आपका कंपनी का सोसाइटी कौन है? जिस एरिया में काम कर रहा है, जिस कंट्री में रह रहा है, क्या आप वही समझो उसको सोसाइटी है? जिस डेटा क्रिएटर या जिस एम्प्लॉय लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, अच्छा वही, उन लोगों का आपका क्लियर हो ध्यान रखें, बस समझे तो। अगर ये 7 चीज मेंटेन नहीं हुआ तो फंसेगा कौन? शेयर होल्डर। ज्यादा शेयर होगा
करेक्ट, केवल ये, यही था लिफ्टिंग कॉर्पोरेट बिल, ठीक है।